जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तैयारी आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। परीक्षा आपकी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। जितने प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जितने प्रश्नों को समझ के हल करेंगे, उतना ही बच्चों अच्छा रहेगा। मैं अजय कुमार, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवशिक्षण पे स्वागत करता हूँ। जो आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी कि सिविक्स के आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। जो भी बिहार राज्य के बच्चे, उनको पता है आपका एग्ज़ाम जो है 7 जनवरी 2024 को आयोजित होने जा रहा है। मैंने ऑलरेडी इसका OMR कैसे भरें, इसका मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है और कैसे आपको प्रश्नों को हल करना चाहिए। और बच्चों, एक इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। अभी श्रेष्ठा का भी फॉर्म बच्चों आने वाला है, फरवरी में आएगा, जिसमें जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनके सर्वश्रेष्ठ जो CBSE माध्यम के आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें 3 से 4 लाख रुपए फीस लगती है, उसमें ये बच्चे फ्री पढ़ेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है? तो ये देखिए 2017 में आया हुआ है। और आप बच्चों जानते हैं कि ये जो प्रश्न हैं ये रिपीट होते हैं और इस साल के जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बच्चों, जो संघात्मक शासन जो है आवश्यक तथ्य है, एक लिखित संविधान होता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, राज्यों और केंद्रों के बीच में एक सर्वोच्च न्यायपालिका होती है जो सभी चीज़ों को देखती है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो यहाँ पर जो तत्व हैं, ये तीनों तत्व जो सही हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। इसके बाद है भारतीय संविधान है, तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो संघात्मक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। भी देखिए 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आज के बच्चों वीडियो को मुझे उम्मीद है मैं 50 क्वेश्चंस बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि चाहे आप जिस राज्य के हों बच्चों, कि मैट के 90 प्रश्न और सेट के 90 प्रश्न आते हैं। अभी कल एक झारखंड का बच्चा लिखा कि सर हमारा पढ़ाइए। बच्चों, ये आप ही लोग का तो है, ये सभी, ये बिहार मैंने लिख दिया तो ये थोड़ी ना हो कि झारखंड का नहीं है, ये सभी राज्यों का है, जिन भी राज्यों में भी परीक्षा नहीं हुई है। तो ये मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो बिहार वाले बच्चे हैं, जो भी पुराने वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिए, उससे ही प्रश्न आने वाले हैं बच्चों। मैंने विज्ञान के, गणित के, मानसिक योग्यता के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने मानसिक योग्यता के जो पीले वाले थंबनेल अगर आपने देख लिए तो आपके 70-80 नंबर कहीं नहीं गए, आप आसानी से बच्चों कर लोगे। बाकी मॉडल पेपर आप वीडियो के साथ हल करते चले जाइएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये देखिए संविधान को लेकर बराबर प्रश्न आते हैं। तो चौथे का बच्चों सी है, सर्वाधिक व्यापक संविधान जो हमारा है। ठीक है, संक्षिप्त नहीं है, अलिखित नहीं है, क्योंकि लिखित है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। तो क्योंकि बाकी भी ऑप्शंस हमें देखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस को देख के हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्वेश्चन 5 है आपके सामने, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? तो जो दार्शनिक आधार है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा सभी पॉइंट्स को। जो दार्शनिक आधार है वह संप्रभुता है, लोकतांत्रिक मूल्य है, आम सहमति में निर्णय निर्माण है, समायोजना का सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है और वयस्क मताधिकार है। तो काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें मौलिक अधिकार एक पॉइंट इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बच्चों सवाल के हिसाब से सही है। ठीक है, फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो सर्वोच्च कानून जो होता है बच्चों, वो होता है हमारे संविधान का, क्योंकि लिखित संविधान एक लिखित नियम कानून ही तो हैं जिससे पूरे राज्यों को, केंद्र सरकार को, सभी हम लोगों को, जितने भी सिटीजन हैं उनको फॉलो करना होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का है? तो जो मत देने का अधिकार है वह, ये बच्चों इस बार ये प्रश्न बदल के भी आ सकता है। तो इसमें जो मतलब प्रश्न तो यही रहेगा कि ये आपको भारत में मत देने का अधिकार कैसा है। ठीक है, तो इसमें बच्चों ऑप्शंस हो सकते हैं, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। ठीक है, तो इसमें अगर ये ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका बेस्ट रहेगा बच्चों ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमें संविधान ने अधिकार दिया है इसको मत देने का। ठीक है, तो इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि सवाल बदल के ये आ सकता है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में सबसे बेस्ट जो आ रहा है बच्चों, ये नागरिक अधिकार आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद है मौलिक कानूनों का सर्वोच्च समुच्चय जिसके अनुसार
कोई शासन कार्य करता है, तो ये है बच्चों हमारा संविधान। ठीक है, इसके बाद है वयस्क मताधिकार का आधार है, तो ये बच्चों अभी ये क्या है हमारा लोकतांत्रिक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, भारतीय संविधान के किसमें मौलिक अधिकार का, किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो इसमें भाग 3 में बच्चों मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें भी याद रखिएगा कई बार आता है भाग 3 में, तो है ही है बच्चों ये, ठीक है, मौलिक अधिकार वाला भाग 3 में है। इसमें लिख लीजिएगा, कई बार अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल से, ठीक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार अलग अलग दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा, सवाल अभी हो सकता है बाद में आए इस किताब में, कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, या छुआछूत किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अपराध है या संविधान ने अधिकार दिया है लोगों को, तो वो है अनुच्छेद 17। ठीक है, तो इसी तरह से काफ़ी प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है, तो हम लोग समय के साथ देखेंगे, वीडियोस ऑलरेडी ऐसे बने हुए हैं, बस आपको प्लेलिस्ट से जाकर बच्चों देखना है। भारतीय संविधान में कितने वर्ष के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार है? पहले बच्चों 21 वर्ष था, अब कितना हो गया है? 18 वर्ष हो गया है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए बार बार इस तरह के सवाल आते हैं, कौन सा नहीं है? तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है, पहले था, अब ये अनुच्छेद 300A में आ गया है। ठीक है, संविधान के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार कहलाता है, तो ये बच्चों कहलाता है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 13 का। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 14 है, मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारे समग्र संस्कृति की का संपन्न विरासत और सम्मान करने से संबंधित है? इसका उत्तर है बच्चों अनुच्छेद 51 का, ये 51A भी लिखा हो सकता है, का मतलब ए। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन में जो है आर्टिकल 51A आएगा, और ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ें हैं भारतीय संविधान का भाग 4A, आपने भाग 3 अभी देखा था मौलिक अधिकार के लिए, तो इसमें क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कई बार सवाल आता है मौलिक कर्तव्य से कौन सा भाग संबंधित है, ये बच्चों अलग से जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, पहले नहीं थे। ठीक है, और कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल बच्चों 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिए। कई बार आता है ना कि मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं कि 7 हैं कि 8 हैं, तो आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे ही मौलिक कर्तव्य का भी आ सकता है कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक आइडिया के लिए बता दूँ कि एक सिंपल है कि सभी नागरिक जो हम लोग हैं, सभी को संविधान का पालन करना है। ठीक है, उसके आदर्शों और संस्थान जितने भी हो गए, राष्ट्रीय ध्वज हो गए, राष्ट्रीय गान हो गया, उसका सम्मान करना है। ठीक है, तो ये सब बच्चों मौलिक कर्तव्य में आते हैं, क्योंकि आ सकता है कि जैसे इसमें पूछा था ना कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आ सकता है इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को कहा जाता है, तो बच्चों जो विधान परिषद है उसे उच्च सदन कहा जाता है, और विधानसभा को निम्न सदन, तो ये भी याद रख लीजिएगा, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों तक समय लेती है? तो देखिए ये सेम प्रश्न राज्यसभा के लिए भी आ सकता है, जो लोकसभा राज्यसभा हमारे केंद्र के अंतर्गत संसद में है। ठीक है, तो ये बच्चों अधिकतम 14 दिन तक कोई भी धन विधेयक रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बदल के सवाल राज्यसभा कितने दिनों तक रख सकती है ये भी आ सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो जितना देखिए जो चुने जाते हैं मंत्री, उनका कार्यकाल होता है उतना ही इनका भी होता है, 5 वर्ष होता है बच्चों। ठीक है, और ये विधानसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि यह धन विधेयक है कि नहीं है। कई बार ये भी आता है कि कौन डिसाइड करता है। ठीक है, अगर संसद की बात कहें तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो करते हैं, और यहाँ राज्य की बात करें तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो तय करते हैं, तो ये भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
फिर इसके बाद बच्चों, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, और कई राज्यों में बार बार आए हुए हैं ये प्रश्न। ठीक है, तो कुल 12 लोगों को करते हैं। यही अगर राज्यसभा की जगह लोकसभा आ जाए, ठीक है, तो इसमें बच्चों 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, बेशक ये केंद्र तय करता है कि कौन राज्यपाल रहेंगे, ठीक है, और राष्ट्रपति उस पर उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं। संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, तो इसमें अगर हम ध्यान देते हैं, प्रश्न पूछना है, सरकार की नीतियों की आलोचना करना है, संगठन बनाना नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव है, तभी तो सरकारें गिर जाती हैं कि भाई हमें आपके सरकार में विश्वास नहीं है, तो ये गिर जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी बार आया हुआ है, बहुत बार कई राज्यों में आया हुआ है। ठीक है, तो ये है बच्चों राष्ट्रपति। ठीक है, इसके वही बुलाते हैं संयुक्त बैठक। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? सरकार का अंग नहीं है पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें जो 22वां है ये भी कई बार पूछा गया, बस वो जो आंसर है इसका वो बदल दिया जाता है। विधायिका हमेशा रहेगा, न्यायपालिका हमेशा रहेगा, कार्यपालिका हमेशा रहेगा। ये चौथा ऑप्शन हमेशा बदलता है, या जो भी आंसर रहेगा इसमें बदलता रहता है। तो भारत का चुनाव आयोग अंग नहीं है, तो इसमें कुछ और दे देंगे, आरबीआई दे देंगे, कुछ और दे देंगे। ठीक है, तो इसको आप 3 चीज़ें याद रख लीजिएगा, ये 3 चीज़ें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये याद रहेगा तो आप चौथा ऑप्शन आराम से इसका चुन लेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका संवैधानिक और नाममात्र का प्रधान होता है। तो बच्चों आपको पता है कि जो भी अगर निर्णय लेने होते हैं तो प्रधानमंत्री ही लेते हैं देश के। ठीक है, तो राष्ट्रपति एक कार्यपालिका या नाम मात्र के ही हेड या प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन 24, किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? देखिए, अभी विधान परिषद का पूछा था। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, प्रश्न जो है ना रिपीट होते हैं इस तरह के। तो लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? तो भारत के राष्ट्रपति की, जैसे अमेरिका में देखिए राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है, पूरा ताकत पूरी पावर राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, और जो भारत के राष्ट्रपति हैं नाम मात्र के हैं प्रधान। तो देखिए इसी सवाल को कैसे बदल के यहाँ पूछ लिया, तो वैसे ही कुछ बदल के आ सकता है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तब आप बच्चों प्रश्नों को कर लेंगे, रटेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये तो प्रश्न बदल के आ गया, क्या होगा इसका उत्तर पता ही नहीं। इसके बाद है क्वेश्चन 26, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए कितना आसान प्रश्न है, लेकिन पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? काफ़ी बार आया हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न के लिए भी नाम हो सकता है, अबुल कलाम जरूर होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक चीज़ बता दें बच्चों, कोई भी केंद्र का कुछ भी आता है कि इनकी नियुक्ति उनकी नियुक्ति कौन करता है, अगर आपको नहीं पता है तुक्का ही लगाना है, राष्ट्रपति तुक्का लगा दीजिएगा। ठीक है, परमादेश लेख जारी किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चों लेख जारी किया जाता है देखिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 30 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ये भी काफ़ी बार प्रश्न आए हुए हैं, वो 65 वर्ष पे 65 ईयर्स पर सेवानिवृत्त होते हैं। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा? और प्रश्नों को कराना है, ढेर सारे प्रश्न हैं। कमेंट आपके बहुत कम आते हैं बच्चों कि वीडियो कैसा लगा, बस कुछ 1-2 बच्चे ही करते हैं कमेंट। तो आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने की इच्छा भी नहीं होती, पता नहीं चलता कि वीडियो आपके लिए लाभकारी है कि नहीं है, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं मेरे वीडियो से आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।